अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस टारगेट इंस्टीट्यूट इंग्लिश ऐसे सेशन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग की बेसिक्स क्या होती हैं, ऐसे का सिलेबस क्या है, एग्जामिनर की रिपोर्ट क्या है, एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे। जो एग्जामिनर ने पहले सीएसएस के ऐसे के पेपर्स चेक किए, उसमें से उसे क्या क्या मिस्टेक्स नजर आई वो देखेंगे, वो एक्चुअल में उसकी डिमांड क्या है वो देखेंगे। हमें ऐसे राइटिंग में क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है हमें। और लास्ट पे हम देखेंगे कि जो टॉपर्स हैं सीएसएस के, उनकी क्या टिप्स हैं ऐसे राइटिंग के हवाले से। ये हमारा इंग्लिश ऐसे सेशन का द वेरी फर्स्ट लेक्चर है। अगर आप हमारे ऐसे के सेशन में इनरोल होना चाहते हैं, जो कि एक पेड है, नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप रब्ता कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम आउटलाइन बनाना या आप कह लें कि इंट्रो, इसकी बात नहीं करेंगे। वो सेकंड लेक्चर के अंदर हम एक दफ़ा ओवरऑल ऐसे के एलिमेंट्स देखेंगे, उनको टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे और आउटलाइन बनाना सीखेंगे। इसी तरह हमारा ये चलता रहेगा और डेली बेसिस पे आपको असाइन कुछ ना कुछ वर्क किया जाएगा और आपने वो करना होगा और उसको एवेलुएट करके फीडबैक दिया जाएगा कि हाँ आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि सीएसएस का सिलेबस क्या है ऐसे के हवाले से, ठीक है, और एग्जामिनर रिपोर्ट क्या है। सबसे पहले तो इसके सिलेबस की बात करते हैं। इसका सिलेबस यही होता है कि इसमें आपको 10 एसेस दिए जाते हैं और आपने एक अटेम्प्ट करना होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अच्छा, जो हमने ऐसे अटेम्प्ट करना है जो कि 100 मार्क्स का है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो कि हमें शीट मिलेगी उसके कितने पेजेस लिखने चाहिए हमें। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है आपकी आउटलाइन पे। आपकी जो आउटलाइन है वो मिनिमम या मैक्सिमम 2 पेजेस की होनी चाहिए। ठीक है, उसके वो जो ऐसे दिया गया है उसकी ईच एंड एवरी कॉर्नर को कवर करती हो आउटलाइन। और जो आउटलाइन होती है आपने उसको प्रॉपर, आपको पता है कि जो आपकी शीट है उसको पे आपने उसको लिखना होता है। मतलब जो आउटलाइन में जो जो पॉइंट आपने मेंशन किया है वो आपके ऐसे के पेपर में दिखना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप कहें जी सर फिर भी कोई ना कोई लेंथ तो आप बता ही दें कि हाँ इतनी 18 प्लस पेजेस होनी चाहिए, मिनिमम 18 पेजेस। साथ ही उसने कह दिया है कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कंप्रीहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक। आप जो टॉपिक सिलेक्ट करने जा रहे हैं, पहली बात कि आपको 10 एसेस दिए गए, आप सबको एक दफ़ा रीड आउट करें, जो उनके डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं उन्हें साथ लिख लें, सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सारी बातें हम आगे डूज एंड डोंट्स में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी हमें छोड़ देनी चाहिए, क्या टाइम लिमिट होनी चाहिए। बस ये है कि जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करें आपका उस पर अच्छा खासा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कंप्रीहेंसिव होना चाहिए और रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, सुनी सुनाई बातें नहीं लिखनी, जो आपने रिसर्च की है या आपको पता है, जो आपने एग्जैक्ट पढ़ी है, आपके पास उसका रेफरेंस है, वही बात लिखनी है आपने। इमोशंस मैटर नहीं करते, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, रीजन मैटर करती है। सेकंड लाइन जो इंग्लिश ऐसे के सिलेबस में लिखी हुई है वो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल इंग्लिश राइटिंग विल बी एग्जामिन्ड। कि भाई आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ राइटिंग, ठीक है, आप किस तरह से अल्फाज, कौन कौन से आपके अल्फाज का चुनाव कैसा है। जो एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर ने आपके पेपर्स सब बच्चों के पढ़े होते हैं, सब एस्पायरेंट्स के पढ़े होते हैं। वो पढ़ने के बाद उसने एक रिपोर्ट दी है कि हाँ ये चीज़ें मिसिंग हैं और ये मोस्टली बच्चों के जो पेपर्स हैं उनमें ये चीज़ें मिसिंग है। कैंडिडेट्स वर एट देयर बेस्ट इन टॉपिक्स इन्वॉल्विंग क्रिटिकल एंड सब्जेक्टिव अप्रोच। नीचे उसने 2 से 3 टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि ये जब स्टूडेंट्स या जो एस्पायरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जब ये वाले टॉपिक्स को अटेम्प्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि इनके पास जो नॉलेज होता है वो क्रैम्ड नॉलेज होता है, अपनी स्किल्स नहीं होती, अपनी क्रिएशन नहीं होती। ठीक है, क्रैमिंग पे ज़्यादा जोर दिया होता है कि हाँ रट्टा लगाया, वही जो रट्टा लगा हुआ तो वही आपने पेस्ट कर दिया और वो साफ दिखता है कि आपने ये किसी के बुक के पढ़े हुए अल्फाज को कॉपी पेस्ट किया हुआ है आपने। दूसरा ये ऑब्जर्व किया गया कि रेपिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो आप ऐसे लिखने जा रहे हो, बार बार आप कई बातों को रिपीट कर रहे होते हो। आपने एक दफ़ा जो बात कह दी उसको आपने रिपीट नहीं करना। हाँ उसका रेफरेंस दे सकते हो कि हाँ पहले ये बात हुई थी, अब ये करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि ऐसे का जो फॉर्मेट है, ऐसे राइटिंग होती क्या है, बच्चों को यही नहीं पता। तो कैंडिडेट जो है उसको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ऐसे क्या होता है, स्टैंडर्ड ऐसे जो कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होता है आपसे इन कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती हैं वो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, आपकी ग्रामर होगी, आपकी वोकैब हो गई। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे सूटेबल वर्ड वहाँ पे नहीं आना था, वहाँ पे सूटेबल वर्ड कुछ और बनता था, आपने कुछ और लगाया हुआ है। ठीक है, आपको पैराग्राफ स्टार्ट करने का ही नहीं पता होता कि भैया पैराग्राफ को स्टार्ट किस तरह से किया जाता है, पैराग्राफ कितनी लाइन्स का होना चाहिए, उसका स्टार्ट क्या होना चाहिए, उसका एंड क्या होना चाहिए, उसकी फर्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए, उसकी एंडिंग लाइन क्या होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी एस्पायरेंट्स तो ऐसे के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानते, वो ऐसे के अंदर हेडिंग्स दे रहे होते हैं, जबकि आपको पता है आउटलाइन देने के बाद दोबारा आप कभी, मतलब कि जो आगे ऐसे है इंट्रो से लेके लास्ट तक, आप कोई भी हेडिंग यूज़ नहीं करते।
आपने आउटलाइन बनाने का मकसद यही होता है कि आपने 2 पेजेस की आउटलाइन बनाई और उसके बाद आपकी कोई भी हेडिंग नहीं जाएगी, जितने पेजेस भी आप लिखेंगे। हाँ, वो जो पैराग्राफ्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू आउटलाइन ही होने चाहिए आपके। ये जितनी आपको मिस्टेक्स बताई जा रही हैं कि जो कि CSS के एस्पायरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। पंक्चुएशन की, आर्टिकुलेशन की, कैपिटलाइजेशन की, सेंटेंस स्ट्रक्चर की, ग्रामर की, वोकैब की, ये जितनी भी मिस्टेक्स हैं, ये सारी की सारी आपकी जो हमारे जो सेशन है उसके अंदर करेक्ट करवाई जाएंगी। की टेक अवेज, की पॉइंट्स जो कि आपने याद रखने हैं, जिनको आपने फॉलो करना है। यूज शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस टू मेक योर एसे इजी टू रीड। आपने शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज करना है, आपने कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज नहीं करना, आपने कंपाउंड सेंटेंसेस को यूज नहीं करना। सिंपल सेंटेंस ऐसा होता है कि जिसके एक लाइन के अंदर एक ही बात कही गई हो। जब आप एक ही सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करते हो तो वो कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। और 2 से ज़्यादा कर दो तो वो फिर आप कह लें कि कम्प्लेक्स में चला जाता है और जो आपकी मिस्टेक के चांसेस है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे CSS एसे का जो एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले आउटलाइन होती है, उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट आती है, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है, ठीक है। इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन थीसिस स्टेटमेंट इन द इंट्रोडक्शन। जब हम इंट्रोडक्शन का लेक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, लिखना सिखाऊंगा और हम थीसिस स्टेटमेंट बनाना भी सीखेंगे। यही एक लाइन पूरे ऐसे का क्रक्स होती है, ठीक है। स्टिक टू द फॉर्मेट फॉर राइटिंग एन ऐसे। आपने फॉर्मेट को फॉलो करना है। आउटलाइन में जो आपने हेडिंग पहले दी हुई है उस हेडिंग का पैराग्राफ आपने पहले लिखना है। एक पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक ही बात होगी, ठीक है। डू नॉट शेयर टू मेनी आइडियाज इन अ सिंगल पैराग्राफ, ठीक है। एक पैराग्राफ के अंदर एक आइडिया होगा, आपका एक और आइडिया तो उसका एक और पैराग्राफ होगा। डू नॉट प्लेजराइज योर वर्क। आपने सिर्फ वो क्रैमिंग नॉलेज जो आपने रट्टा लगाया हुआ है वही कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है और किताबों की एग्जांपल्स तो देनी ही देनी है, ठीक है। कोशिश करनी है कि आप रियल टाइम एग्जांपल्स दें, ठीक है, जो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, अनबाइज्ड होके। आगे देखें, डू नॉट एड्रेस योर रीडर इन दी ऐसे। आपका जो ऐसे पढ़ने जा रहा है वो है जी एग्जामिनर, आपने उसे आपने ऐसे के अंदर एड्रेस नहीं करना, ठीक है। बट फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स। भाई ऐसे के अंदर जो पूछा गया आपका फोकस वो होना चाहिए, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो एनालिटिकल होनी चाहिए। ये सारी बातें जब हम ऐसे का सेशन प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं साथ साथ बताऊंगा कि एनालिटिकल क्या होता है जी। अपने ऐसे के अंदर आपने फर्स्ट पर्सन यूज़ नहीं करना, आई, माई, मी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना आपने। और आपने जो अपना ऐसे इन अल्फाज से भी स्टार्ट नहीं करना, माई ऐसे या इन दिस ऐसे, ठीक है, ऐसे अल्फाज नहीं बोलने आपने। सबसे पहले तो आपको जैसे ही ऐसे का पेपर मिलता है आपने अपने ऐसे का पेपर पकड़ना है, उसको एक दफ़ा रीड आउट करना है। सबसे पहली बात समझ आ गई आपको। मैक्सिमम आपने सिर्फ 5 मिनट लेने हैं और 5 मिनट के अंदर आपने ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा ऐसे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे की क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगी। आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि भाई मैं इस ऐसे पे लिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपने अपनी जो आंसर शीट है उसके लास्ट पेज पे चले जाना, उधर लिख देना दी रफ वर्क, और उधर आपके जहन में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उसके रिलेटेड आपने लिखते जाना है, ठीक है, रैंडम में। उसको आपने वो अपने जहन के अंदर उसे ऑर्डर फॉर्म में नहीं लेके आना, आपके जहन में जो जो आ रहा है आपने लिखते जाना है, जो जो भी आता है आपको लगे ये रेलिवेंट है, इरेलीवेंट है, सब कुछ लिखना है आपने। जब आपने फिर आप उसको जो आउटलाइन आप लिख लिया, आपको लगता है कि हाँ इतने पॉइंट्स इनफ हैं, 2 पेजेस की आउटलाइन मेरी बन जाएगी, उसके बाद आपने उसको नंबरिंग देनी है, ठीक है। उसको नंबरिंग देनी है कि हाँ उस जितनी भी आउटलाइन आपने लिखी है ना, अच्छा ये मेन हेडिंग्स हैं, ये आपकी क्या है जी सब हेडिंग्स हैं, आपने उसको नंबर्स दे देना है कि हाँ ये हमारा ऑर्डर होगा। और उसमें से आपने देखना कि जो इररेलेवेंट हो उसको उन चीज़ों को दोबारा आपने क्रॉस करते जाना है। अच्छा, ऐसे राइटिंग का जो पेपर होता है ना वो 3 आवर्स का होता है। आपने 5 मिनट लगाए टॉपिक चूज़ करने पे और आपने 25 मिनट्स लगाने हैं आउटलाइन लिखने पे, ठीक है। यहाँ पे बात समझें कि आपने 40 अपने जहन में जस्ट 40 मार्क्स रखने हैं, ठीक है, कि भाई पास होना है। ऐसे के पेपर में आपने कोई भी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी नहीं दिखानी जिससे आपको लगे कि हाँ इससे मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। वो आपकी अपनी ऐसी एफिशिएंसी हो और वो डाउटफुल हो, ठीक है। आप देखें जी आपके पास एक कह लें कि स्वर्ड है, एक तलवार है, सामने पर्सन है उसके पास भी तलवार है। आपको पता है कि अगर उसकी तलवार मेरी तलवार को लगेगी ना तो मेरी तलवार टूट जाएगी। तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे सेफ साइड देखनी होती है, ठीक है। क्या मतलब है सेफ साइड का? सेफ साइड का मतलब ये है कि ऐसे के पेपर में मार्क्स नहीं चाहिए होते, ठीक है। हमने ऐसे के पेपर को डिफेंड करना होता है, ठीक है। हमने आप कह लें कि तलवार लेके चढ़ाई नहीं करनी होती, जस्ट डिफेंड करना होता है। जो सामने से वार आ रहा है उसको डिफेंड करना है। हाँ, एग्जामिनर मेरी पंक्चुएशन की मिस्टेक निकाल सकता है, आपने पंक्चुएशन को देखना है, डिफेंड करना है। हाँ, कैपिटलाइजेशन का इशू हो सकता है, आपने कैपिटलाइजेशन को देखना है, डिफेंड करना है, ठीक है। डिफेंड करने के लिए हाथ से आपके जहन में सिर्फ इतना हो कि सिर्फ पास करना है। सिर्फ पास करने से मुराद ये है कि आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ठीक होना चाहिए, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोहेरेंसी होनी चाहिए। हाँ, कि इस पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट आता है, इस पॉइंट के बाद ये आना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, ठीक है। इररेलीवेंट बातें नहीं लिखी होनी चाहिए।
अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपको एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, शायद आपने इससे पहले ना सुना हो, ठीक है। हमेशा यही जितने भी मेंटोर हैं जो कि इंग्लिश ऐसे टीच करते हो, कहते हैं जी सबसे पहले आउटलाइन बनाओ, ठीक है, अच्छी बात है, रफ वर्क में आउटलाइन बनाओ, आप उसे नंबरिंग दे दो कि हाँ इस नंबरिंग के लिहाज से आउटलाइन हमारी बनती है, ये सब हेडिंग्स होंगी हमारी। तो मेरा ये मानना है कि इतनी बात करने के बाद आपने जब नंबरिंग कर दी है, नंबरिंग करने के बाद उसके साथ जो पेज पे आपने आउटलाइन बनाई है उसके बैक साइड पे आप एक रफ वर्क की दोबारा आउटलाइन बनाएं, ठीक है। वही यानी कि जो नंबरिंग दिया है जब दोबारा बनाएंगे ना तो आपके जहन में ऑर्डर फॉर्म आ जाएगा कि हाँ इसका ऑर्डर ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। आप उसका ऑर्डर फॉर्म चेंज कर लेंगे, ठीक है, और उसको लिख देंगे, और आपके दोबारा लिखते हुए आपके जहन में कुछ और पॉइंट्स आ जाएंगे, आप वो भी मेंशन करके उनको नंबर्स दे देंगे। जो होता है ना इंग्लिश के ऐसे जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, आपने वहाँ पे पहले आउटलाइन नहीं लिखनी। आप देखें कि मेरी इतनी आउटलाइन है, आउटलाइन के लिए उतने पेजेस आपने छोड़ देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो ऐसे राइटिंग है वो इंट्रो से स्टार्ट करनी है, आउटलाइन लिखने से स्टार्ट नहीं करनी। आउटलाइन आप लिखेंगे पूरा ऐसे लिखने के बाद लास्ट पे आउटलाइन लिखें आप। आपने जितना भी ऐसे लिखना है वो जस्ट 2 आवर्स में लिखना है, ठीक है। 5 मिनट्स आपके हो गए टॉपिक सिलेक्शन के, 25 मिनट्स हो गए आपके आउटलाइन के, 2 आवर्स हो गए आपके ऐसे राइटिंग के। आपने ये नहीं देखना कि क्वांटिटी अभी इतने पेजेस हुए हैं कि नहीं, पेजेस नहीं, क्वालिटी जितना लिखा हो वो ठीक लिखा हो। उसके बाद आपके पास हाफ आवर बचता है, हाफ आवर में आपने 15 मिनट्स में आउटलाइन पहले 2 पेजेस पे लिख लेनी है, ठीक है। और जो 15 मिनट्स है आपने उसको प्रूफ रीड करना है, ठीक है, रीड करना है। जहाँ पे आपको कैपिटलाइजेशन का, कॉमे का, अपोस्ट्रोफी का ऐसे इश्यूज दिखाई दें, ठीक है, आपने उनको ठीक कर देना। एक दफ़ा जब आपने आउटलाइन बना ली, फिक्स हो गई आपके माइंड में, फिर आपने उसी आउटलाइन को फॉलो करना है। हाँ, कोई नया पॉइंट आए तो वो मेंशन करते जाना है, ठीक है। और जो आपने पैराग्राफ ऐसे के अंदर लिखा है जिस तरतीब से, उस तरतीब से आपने लास्ट पे आउटलाइन लिख लेनी है। आउटलाइन के बाद इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट होती है जो कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपने जो भी क्लेम करना है, जो भी आर्गूमेंट देना है, उसके साथ आपने रेलिवेंट कोटेशन दे देनी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख देने हैं, ठीक है। कोटेशन आपकी जो यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, वेफ हो गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो गया, इंटरएलिया हो गया, ये जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उनकी कोटेशंस आपने मेंशन करनी है। हाँ, पाकिस्तान की किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की कोई रिपोर्ट है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक जो लिखा आपने कंक्लूजन में, वो सारी चीज़ें आपने रिवाइज करनी है, ठीक है। वही कीप एन आई ऑन द क्लॉक एंड फिनिश योर ऐसे 15 मिनट्स प्रायर टू दी अलॉटेड 3 आवर्स टाइम। जो 3 घंटे का आपको टाइम दिया गया है, 15 मिनट पहले आपने ऐसे खत्म करना है, लेकिन मैंने आपको बताया 30 मिनट्स पहले। 15 मिनट्स में आपने दोबारा वो आउटलाइन जो आपने अगेन रफ वर्क में लिखी थी वो आपने अब लिखनी है। अब आपकी जो आउटलाइन है ना वो बिल्कुल फिट है। जब स्टार्टिंग पे आप आउटलाइन लिख लेते हो ना और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो तो कोई ना कोई पैराग्राफ आप पहले या बाद में लिख बैठते हो और बाद में आपके ज़हन में बार बार यही घूम रहा है कि अच्छा ये पॉइंट तो पहले था, ये पॉइंट तो बाद में था, अब क्या करूँ। तो इन चीज़ों से आज़ादी मिल जाती है हमें। पेपर के अंदर प्रेशराइज नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है, कीप काम आपने रहना है, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको जहन में बिठा के वो बाकी अपना सारा ऐसे ख़राब नहीं कर लेना। आपको पता है कि अगर CSS में अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो ऐसे है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में बच्चे फेल होते हैं तो वो इसी में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसे बहुत ज़्यादा हाई फाई समझ लेते हैं और वो समझते हैं कि पता नहीं इसमें क्या क्या ग्रामर हमने यूज़ करनी है, हाई फाई वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है, फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो वो एग्जामिनर उसी वक्त समझ आता है कि भाई ये मतलब कि मुझे सिखाने आया, वो फेल कर देता है। जैसा कि हमने बताया, सिंपल सेंटेंसेज आपने आर्गूमेंट करना है, उसको आपने वेरीफाई करना है, ठीक है, उसको डिफेंड करना है, फॉर्मेट को फॉलो करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट टू टेक टू मच टाइम टू कंप्लीटिंग योर आउटलाइन। आपने 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आउटलाइन पे, ठीक है। अगर तो आपने जो टॉपिक चूज़ किया आपको आता है तो 30 मिनट्स इनफ है, ठीक है। 30 मिनट से ऊपर नहीं जाना। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो फिर आपका बाकी ऐसे पे अफेक्ट पड़ता है जी। टॉपिक से हट के बात कोई नहीं करनी। एनीथिंग रिटन इररिलेवेंट में लैंड यू इन ट्रबल। आपने कोई भी बात इररिलेवेंट लिख दी तो समझो कि वो आपको ट्रबल में चले जाएंगे आप। डू नॉट क्वेट एनी न्यूज़पेपर, ठीक है। आपने नहीं लिखना कि ये मैंने डॉन न्यूज़पेपर में पढ़ा, ये मैंने जंग न्यूज़पेपर से पढ़ा, ठीक है। वो जो आपने डॉन न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ी वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं पब्लिश हुई होगी, ठीक है। एग्जाम्पल आपने पढ़ा जी CPEC के हवाले से जी जो है शहबाज शरीफ उसने ये बोला, ठीक है। तो आप बड़ा यानी कि CNN, BBC, अल जज़ीरा इनको मेंशन कर सकते हैं। जंग, ये आवाज़, ये डॉन न्यूज़पेपर, इसको मेंशन नहीं कर सकते आप। ये भी नहीं करना कि क्वांटिटी की तरफ नहीं भागना। आपका जब आपको फील हो कि हाँ इतने पेजेस हमारे हो गए और मेरी आउटलाइन कवर हो गई है, बस इतना इनफ है। मैप नहीं ड्रा करने, बुलेट्स नहीं बनानी, हेडिंग्स नहीं लिखनी। ये आपने याद रखना है कि इंग्लिश ऐसे के पेपर में कोई मैप ड्राइंग नहीं होती, कोई बुलेट्स नहीं होते, कोई हेडिंग्स नहीं होती। फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो भी पैराग्राफ के अंदर ही, ठीक है। डू नॉट पैनिक, स्टे काम। अगेन वही आपको
नसीहत की जा रही है। अब टॉपर्स की बात सुनते हैं जिन्होंने सीएसएस के अंदर टॉप किया हुआ है, उनकी क्या आपको एडवाइस है वो सुन लें। पीपल डोंट एवर गो फॉर एन ऑर्डिनरी रन ऑफ मिल टॉपिक दैट एवरीवन विल बी राइटिंग ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि एक आपको पता है कि एक ऐसा टॉपिक जो कि ऑर्डिनरी है, आम है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे जितने एस्पायरेंट्स हैं ना इसी को सॉल्व करेंगे, इसी को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो जो नॉर्मल टॉपिक हो जिसपे तमाम एस्पायरेंट्स लिखने जा रहे हों ऐसे, आपने उसको चूज नहीं करना, कोशिश करनी है उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना। क्यों नहीं करना उसकी वजह सुने जी। आई मीन एवरीवन विल बी अटेम्प्टिंग देम, क्योंकि हर कोई उसे अटेम्प्ट कर रहा है एंड द एग्जामिनर विल रीड द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। तो एग्जामिनर फॉर एग्जांपल एस्पायरेंट्स को जी डेमोक्रेसी पे आता है जी, तो आपको लगे कि हाँ यहाँ पे जितने एस्पायरेंट्स हैं बाकी ऐसे इनके बस की बात नहीं है, सारे के सारे इसी पे लिखेंगे डेमोक्रेसी पे, तो आप डेमोक्रेसी को छोड़ दें, ठीक है। हाँ अगर आपको बाकी कोई भी नहीं आता, आपके पास चॉइस ही यही बनती है, वो तो फिर अलग केस है। लेकिन आपको लगे कि हाँ मुझे दो ऐसे आते हैं और जो ऑर्डिनरी हो, जो आम हो, वो आपने छोड़ देना है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि एग्जामिनर उसे बार बार चीज़ें सेम पढ़ने को मिलती हैं, सेम स्टफ पढ़ने को, तो वो फिर बार बार कई नई चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा होता है। जब उससे ऐसे के पेपर में नई चीज़ नहीं मिलती, पेपर बिल्कुल ओके किया होता है आपने, बड़ा अच्छा लिखा होता है, लेकिन आपने वही इन्फॉर्मेशन लिख दी जो बाकी एस्पायरेंट्स ने लिखी, कोई नई चीज़, क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है। तो इवन आपका ऐसे का पेपर डिजर्व करता है 60 to 70 मार्क्स, लेकिन एग्जामिनर आपको फेल कर देता है। और वो सिर्फ इतनी सी रीज़न लिखता है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। और अगर आप वही डेमोक्रेसी पे ही लिखने जा रहे हैं तो आप कोई अपनी चीज़ क्रिएट करें। आपको लगता है कि हाँ ये मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जो बाकियों के पास नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया या उससे प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया तो भैया जितने मेंटोर्स हैं वो कहते हैं आउटलाइन जो फ्रंट 2 पेजेस है ना उस पर पहले लिखें, लेकिन मैंने आपको नई बात बताई, जब आप लास्ट पे लिखेंगे आप कॉन्फिडेंटली लिखेंगे, ठीक है। आपको पता है स्टार्ट से जब हम करते हैं तो थोड़ी सी हमारी राइटिंग भी नहीं सही आती, जब हम रफ आउटलाइन बना लेंगे ना तो हमारी राइटिंग की थोड़ी सी टेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश आप सीएसएस का एग्जाम देने जा रहे हो, सबसे पहला पेपर ऐसे का है और सबसे टफ भी वही है, और आप स्टार्टिंग लिखते हो, आपसे पेन का आपकी इंक का इशू है, आपने कुछ गलत लिख बैठे हो, पहले 2 पेजेस का इंप्रेशन अगर बैड चला जाता है तो इट्स मीन आपका ऐसे फेल है। तो इसलिए आपने रफ में आउटलाइन बनाई, अगेन आउटलाइन बनाई, उसके बाद आपने ऐसे लिखा और जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं आपने लास्ट पे लिखे, तो वो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ये मैंने आपको नई चीज़ बताई, ठीक है। इसी तरह आप कोई डेमोक्रेसी पे ऐसे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, हाँ सारे एस्पायरेंट्स इसी को अटेम्प्ट कर रहे हैं, हाँ मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो कि इनसे डिफरेंट है और ओरिजिनल है, मेरे पास इस पर आप कह लें कि बहुत ज़्यादा रेफरेंसेज है, तब आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी एल्स ट्राई टू राइट एन ऐसे इंग्लिश देयर इज स्कोप फॉर राइटिंग इंटेलिजेंट स्टफ, आपके पास अच्छा स्टफ हो एंड विच नॉट एवरीवन विल बी अटेम्प्टिंग। ये बात आपको समझ आ गई होगी। बी ओरिजिनल, ट्राई अवॉइडिंग पेट्रियोटिक आर कंट्रोवर्शियल इश्यूज, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसे था तो आपने वहाँ पे इतना पेट्रियोटिक नहीं बन जाना, इतना हुबुल वतन नहीं बन जाना कि आप जो ओरिजिनल या आप कह लें कि रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको डिनाई कर दें, ठीक है। और आपने कंट्रोवर्शियल इशू को तो अटेम्प्ट ही नहीं करना और कंट्रोवर्शियल इश्यूज मेंशन ही नहीं करने। पार्टी को मेंशन कर सकते हैं आप, स्पेसिफिक पर्सन की कोई अच्छाई है और वो करंट वो पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई स्टेटस रखता है तो उसको मेंशन करें, ठीक है। हाँ कोई पार्टी है उसका कोई बुरा काम है, कोई पॉलिटिशियन है उसका कोई बुरा काम है, तो स्पेसिफिक पर्सन को मेंशन करके आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आगे टिप्स सुने जी। गो थ्रू एवरीथिंग बट रिमेंबर प्रेजेंट इट इन अ डिफरेंट एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल वे, आई मीन साइट रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। रियल लाइफ जो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है आप उसको देखें, आपने बुक्स में पढ़ा और आपको लगा कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है और आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन जो है आप उसको कहें जी ये है, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन को आपने लिखते हुए साथ जो क्लेम किया है उसको आपने डिफेंड भी करना है, ठीक है। साथ कोई ना कोई ऐसा रेफरेंस देना है जिससे वो कायल हो जाए, ठीक है। उसे अपनी बात समझानी नहीं है आपने, ना ही मनवानी है एग्जामिनर को, आपने लिखनी है और साथ जो क्लेम किया है उसका आपने साथ रेफरेंस दे देना है, ठीक है। आपने उसको अपनी ही कही हुई बात को आपने प्रूव करना है, ठीक है। अब वो एग्जामिनर पे छोड़ दें, वो उसको सही लेता है गलत लेता है, ठीक है, वो उसे समझ पाता है कि नहीं पाता, लेकिन आपने जो रीज़न लिखी, आपने जो क्लेम किया, आपने उसके साथ कोई ना कोई प्रूफ लिख दिया, तब ओके है। यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, एंड प्लीज़ डोंट बी रेट्रिकल। इसका मतलब ये है कि इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। खुद को जस्ट एक्सप्रेस करें जो आप हैं, इम्प्रेस के तौर पे नहीं जाना। लिखा है ट्रस्ट मी द एग्जामिनर्स नो मोर देन यू, बिल्कुल ऐसी बात है। एंड दे आर नॉट लुकिंग फॉर स्टैटिक लेबरस आंसर, दे वांट डायनामिक थिंग्स, ठीक है। वो आपसे कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और वो जो अभी मैं बात बताई ना अलग एक्सपेक्ट, कुछ ऐसा ही लगने डाल देना जो कंट्रोवर्शियल हो, जो पेट्रियोटिक हो, जो समझ से ही बाहर हो, ठीक है। टू द पॉइंट ऐसी बात लिखनी है कि हाँ वो उसे इख्तलाफ ना कर पाए। तो मैंने आपको इंग्लिश ऐसे के फीचर्स बता दिए, क्या करना है क्या नहीं करना आपको समझ आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा जी हमारा इंट्रोडक्शन पे, सॉरी आउटलाइन मेकिंग पे, ठीक है। हम आउटलाइन मेकिंग देखेंगे 1 वीक, देन हम 1 वीक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। हम
8 to 10 थीम्स को कवर करेंगे और इंशाल्लाह एक थीम हमारा एग्ज़ाम के अंदर लाजमी आएगा और आपको डिफरेंट लिखना, डिफरेंट सोचना, ये सब कुछ सिखाएंगे। ये हमारा जो लेक्चर था वो आपको स्लाइड फॉर्म में नज़र आ रहा है। जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स होंगे वो स्लाइड फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है, वो प्रॉपर वीडियो फॉर्म में होंगे जिसमें मैं साथ साथ आपको बनाना सिखाऊंगा। उम्मीद है आपको ये फर्स्ट बेसिक्स ऑफ ऐसे सिलेबस, एग्जामिनर क्या चाहता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टॉपर्स की टिप्स और जो फेलिंग रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।